अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़। आज के सेशन में हम पावर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जो हमारे पास जो वापटा के जूनियर इंजीनियर और नेस्कॉम के जो असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के जो टेस्ट होते हैं उनमें पावर ट्रांसफार्मर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये किसी न किसी पेपर में रिपीट हुए हैं। काइंडली इस वीडियो को कम्प्लीट देखें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इन ट्रांसफार्मर अंडर नो लोड कंडीशन विच लॉस इज निग्लिजिबल। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि ट्रांसफार्मर के क्रॉस जब कोई लोड नहीं कनेक्ट नहीं होता तो उस वक्त कौन से लॉस जो होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, जिनको हम इग्नोर करते हैं। कॉपर लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉस, इन्वेंटेज लॉस। इसमें जो हमारा राइट आंसर आपने बनता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉसेस बेसिकली जो होते हैं ये ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग अंदर रजिस्टिव हीटिंग होती है, रजिस्टिव हीटिंग की वजह से ये लॉसेस पैदा होते हैं। इन लॉसेस को आई स्क्वायर और लॉसेस भी कहते हैं। जब ट्रांसफार्मर के क्रॉस कोई लोड कनेक्ट नहीं होता उस टाइम हमारे पास कॉपर लॉस जो निग्लिजिबल होते हैं, इनको बेसिकली हम जीरो कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट एंड ट्रांसफार्मर यूज टू फाइंड। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो ओपन सर्किट टेस्ट जो ट्रांसफार्मर के लिए किस लिए परफॉर्म किया जाता है, क्या चीज़ फाइंड करने के लिए हम ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर पे ओपन ट्रांसफार्मर टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं। कोर लॉसेज को फाइंड करने के लिए, हिस्टेरिसिस लॉसेज को फाइंड करने के लिए, कॉपर लॉसेज को फाइंड करने के लिए, या फिर एडी करंट लॉसेज को फाइंड करने के लिए। ये क्वेश्चन कई बार पे बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हो जाएगा, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो राइट आंसर बन रहा है वो ऑप्शन नहीं है, कोर लॉसेज। कोर लॉसेज बेसिकली ये ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स की लीकेज की वजह से ये पैदा होते हैं, और ये लॉसेज ये बेसिकली जो कोर लॉसेज है ये सम ऑफ द हिस्टेरिसिस लॉसेज इन एडी करंट लॉसेज। एडी करंट लॉसेज और हिस्टेरिसिस लॉसेज को मिला के जो हमारे पास जो लॉसेज बनते हैं उनको कोर लॉसेज कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, कोर लॉसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर। अब जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के दरमियान हमारे पास वोल्टेज के दरमियान जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है। 180 डिग्री होता है, 120, 90 डिग्री, 75 डिग्री। जब इस क्वेश्चन में आपने याद, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो जाएगा एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन में आपने याद रखना है जो फेज डिफरेंस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर के दरमियान वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। इस तरह एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है जो पावर ट्रांसफार्मर के जो 3 फेसेज होते हैं इनके दरमियान एंगल कितना होता है। तीनों फेसेज के दरमियान ये रेड, येलो और ब्लू, इनके दरमियान एंगल कितना होता है, वो 120 डिग्री होता है। ये भी आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया कि प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के दरमियान जो हमारे पास फेज डिफरेंस कितना होता है, तो वो 180 डिग्री होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेपिंग ऑन ट्रांसफार्मर इज प्रोवाइडेड ऑन। ट्रांसफार्मर के अंदर हम जो टेपिंग जो यूज़ करते हैं वो कौन सी साइड पे प्रोवाइड की जाती है। हाई वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड, बोथ हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज साइड। टेपिंग हम बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज है उसकी एडजस्टमेंट कर सकें। तो इसके लिए जिसकी क्वेश्चन का जो हमारे पास राइट आंसर बन रहा है हाई वोल्टेज साइड। तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि जो टेपिंग को हम यूज़ कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को की वोल्टेज की एडजस्टमेंट के लिए करते हैं। मुझे पूछा जाता है कि टेपिंग क्यों करते हैं, टू एडजस्ट द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन है हाई वोल्टेज साइड पे ट्रांसफार्मर की टेपिंग को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 5 है ट्रांसफार्मर हैज़ मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन एट। अब इसमें ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर हैज़ मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन एट लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, बोथ लीडिंग एंड लैगिंग पावर फैक्टर या ट्रांसफार्मर जो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होती है वो लैगिंग पावर फैक्टर की होती है। और जो ये क्वेश्चन भी बन सकता है ट्रांसफार्मर हैज़ मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन एट द लीडिंग पावर फैक्टर। इस क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया ट्रांसफार्मर हैज़ मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन एट द लैगिंग पावर फैक्टर। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 है द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज अराउंड। जो पावर ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है अराउंड द 98%। ये क्वेश्चन भी हमारे पास कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 ट्रांसफार्मर कोर हैज़
हाई परमेबिलिटी, लो परमेबिलिटी, बोथ हाई एंड लो प्रोबेबिलिटी, कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी, परमेबिलिटी। तो ट्रांसफार्मर कोर की जो परमेबिलिटी है वो हाई रखी जाती है। बेसिकली इन ट्रांसफार्मर कोर हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज यूज टू कन्फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। हाई परमेबिलिटी की वजह से हमारे पास जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के दरमियान जो कपलिंग है वो स्ट्रांग हो जाती है, और इसके जरिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है प्राइमरी टू सेकेंडरी वो बहुत कन्फाइंड हो जाती है। इसलिए ट्रांसफार्मर की कोर की जो परमेबिलिटी है वो हाई रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट नो लोड द करंट टेकन बाय ट्रांसफार्मर लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज। जब ट्रांसफार्मर के क्रॉस कोई लोड कनेक्ट नहीं होता, नो लोड के ऊपर द करंट टेकन बाय ट्रांसफार्मर लैग्स कितनी डिग्री पे लैग करता है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। 80 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, हमने बताना है इस ट्रांसफार्मर में, इस एमसीक्यू में कि कितनी डिग्री ये लैग कर रहा है करंट एट नो लोड पे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास जो राइट आंसर बनता है 75 से 80 डिग्री बनता है। जो इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में जो हमारा राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन ए इज 80% इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन पूछता है एट नो लोड द इनपुट वोल्टेज लीड द करंट बाय। जो इनपुट वोल्टेज होती है एट नो लोड के ऊपर वो लीड करती है बाय 90 डिग्री। तो ये दूसरा अलग एमसीक्यू है, आप इसको याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन कंडक्टिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड ट्रांसफार्मर विच साइड इज शॉर्ट सर्किटेड। जब हम ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो हम कौन सी साइड को शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास राइट आंसर बनता है वो लो वोल्टेज साइड को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। जब भी ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है तो हम लो वोल्टेज साइड वाली जो साइड होती है उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। इन ट्रांसफार्मर बेसिकली ट्रांसफार्मर के अंदर जब ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट किया जाता है, और जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करना होता है तो हम जब इस क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया कि कौन सी ट्रांसफार्मर की कौन सी साइड को जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो कौन सी साइड को शॉर्ट सर्किट किया जाता है। इसमें हमने हमारा जो आंसर है लाई लो वोल्टेज साइड को। बेसिकली इधर मैं एक और चीज़ आपको बता चलूँ, जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है वो ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज साइड पे कंडक्ट किया जाता है, और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है वो हाई वोल्टेज साइड पे कंडक्ट किया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास जिन्होंने पूछा है द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर विच साइड इज शॉर्ट सर्किट, तो लो वोल्टेज साइड। अगर ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करें तो वो उसके लिए हम हाई वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड ट्रांसफार्मर यूज टू फाइंड। इसी तरह ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आया था कि ओपन सर्किट टेस्ट हम ट्रांसफार्मर में क्यों फाइंड करते हैं। अभी इधर हमसे पूछा गया कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड ट्रांसफार्मर इज यूज टू फाइंड कॉपर लॉसेज, एडी करंट लॉसेज, हिस्टैरिसीस लॉसेज, विंडेज लॉसेज। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर में इसलिए परफॉर्म करते हैं तो कोर लॉसेज को फाइंड करने के लिए हम चेक करना चाहते हैं कि कोर लॉसेज की कितनी वैल्यू हमारे पास आ रही है। अगर ओपन सर्किट टेस्ट को इसलिए फाइंड किया जाता है कोर लॉसेज को फाइंड करने के लिए किया जाता है। ये पीछे मैं ये एमसीक्यू रिपीट कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ द ऑटो ट्रांसफार्मर इफ़ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज़। अगर हम ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज़ करना चाहें तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हमें कितनी ट्रांसफॉर्मेशन रखनी चाहिए। तो जो बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर होते हैं जो ऑटो ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करते हैं तो वो जो उसकी ऑटो ट्रांसफार्मर की ट्रांसफॉर्मेशन जो यूज़ करते हैं वो नियरली इक्वल टू 1 होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन बी राइट आंसर बनता है। दूसरा आप याद रखें ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर खाली सिर्फ एक वाइंडिंग होती है, एक ही कोर के अंदर दो वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही वाइंडिंग कंसिडर होती है, एक ही कोर के ऊपर उन्हें वाउंड किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। इससे दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को 1 इसलिए रखा जाता है, इससे हमारे पास कॉपर की सेविंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 टू ट्रांसफार्मर्स ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर रेटिंग, लीकेज इम्पीडेंस, एफिशिएंसी पर यूनिट इम्पीडेंस। ये वाला क्वेश्चन जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में रिपीट हो चुका है। टू ट्रांसफार्मर्स आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर देयर लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर परसेंटेज इम्पीडेंसेज। और परसेंटेज इम्पीडेंस जो इसको हम जेड 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 पी यू से रिप्रेजेंट करते हैं इस ट्रांसफार्मर को। ये ट्रांसफार्मर जब भी हम दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये दोनों ट्रांसफार्मर जो होते हैं लेड किस तरह शेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज इम्पीडेंस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ऑटो ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज़ वेरी स्मॉल। अभी ये मैंने आपको बताया था, जो ऑटो ट्रांसफार्मर जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जब भी ऑटो ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करते हैं तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज़ नियरली इक्वल टू 1 के रखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो राइट आंसर बनता है, व्हेन द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज़ वेरी स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन 14, अ ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म वोल्टेज, पावर, करंट और फ्रिक्वेंसी। बेसिकली इस क्वेश्चन का जो हमारे पास राइट आंसर बनता है, वोल्टेज बनता है। बेसिकल ट्रांसफार्मर यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो राइट आंसर बन रहा है, ऑप्शन ए आंसर बनता है। तो बहुत जगह पे इस क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है, इस पावर भी बहुत बुक्स में इसका आंसर लिखा हुआ है, लेकिन वो सही आंसर नहीं है। हमारे पास जो राइट आंसर से बनता है, वोल्टेज जो इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज लो वोल्टेज वाइंडिंग हैज इज ऑलवेज, इस जगह पे हाई वोल्टेज, इधर हाई होगा। हाई वोल्टेज वाइंडिंग गलती से इधर ये गलत हो गया है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग कुड भी इधर लो और हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग, जब भी हम कोई भी ट्रांसफार्मर परचेज करते हैं तो हमारी मर्जी होती है उसको हम स्टेप अप के लिए यूज़ करें या स्टेप डाउन के लिए यूज़ करें। तो इसी क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है, कुल भी इधर हाई और लो वोल्टेज वाइंडिंग। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो राइट आंसर है, आंसर सी इधर राइट आंसर है। हमारी मर्जी होती है हम हाई वोल्टेज के लिए यूज़ करें या लो वोल्टेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉमन मेथड फॉर कूलिंग अ पावर ट्रांसफार्मर। जो कौन सा कॉमन मेथड होता है जो पावर ट्रांसफार्मर की कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं? ये तो आप सबको पता होगा, ऑयल कूलिंग। ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पावर ट्रांसफार्मर इज़ अ वोल्टेज डिवाइस, करंट डिवाइस, पावर डिवाइस या मेन फ्लैश डिवाइस। पावर ट्रांसफार्मर आपको पता है ये एक स्टैटिक डिवाइस होती है, जिसमें हमारे पास जो फ्लैश होता है वो मेन फ्लैश जो होता है वो कांस्टेंट होता है। जो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो राइट आंसर है, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल मस्ट बी फ्री फ्रॉम, ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। इसका आंसर जो बनता है मॉइस्चर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर के अंदर जब भी कोई मॉइस्चर वगैरह आ जाए तो हमारे पास इसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट आ जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर की जो बक होल्स रिले है वो ऑपरेट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा राइट आंसर बनता है वो मॉइस्चर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है, ये आपने याद रखना है। आंसर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रिले इज यूज इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में कौन सी रिले यूज करती है? बक होल्स रिले, ट्रांसले रिले, आईडीएमटी रिले या बोथ एंड बी। बेसिकली इस क्वेश्चन में जो हमारे पास जो राइट आंसर बनता है वो बक होल्स रिले। जब भी ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी लार्ज इंटरनल फॉल्ट आता है तो बक होल्स रिले ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाती है वो। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई ना कोई इंटरनल फॉल्ट आ गया है। ये खुद इंटरनल ट्रांसफार्मर के अंदर इटसेल्फ ये फॉल्ट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट किस्म की जो रिले है, ट्रांसले रिले। ट्रांसले रिले ये होती है बेसिकली ये फीडर के लिए हम यूज़ करते हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन में जो फीडर होती है उनकी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है। आईडीएमटी जो रिले है ये बैकअप प्रोटेक्शन है, अल्टरनेटर के लिए यूज़ होती है। ये तीनों आपने याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये एमसीक्यूज के लिहाज से। इस क्वेश्चन को हमारे पास राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन ए, बक होल्स रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारे पास। इन अ ट्रांसफार्मर बक होल्स रिले गिव्स वार्निंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इनसाइड द ट्रांसफार्मर इटसेल्फ, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आउटसाइड द ट्रांसफार्मर इन आउटगोइंग फीडर बोथ हैं एंड बी। तभी मैंने आपको बताया जो बक होल्स रिले, जब भी ट्रांसफार्मर के अंदर कोई इंटरनल फॉल्ट आता है तो ये रिले ऑपरेट हो जाती है। तो ये ट्रांसफार्मर के अंदर इटसेल्फ जो फॉल्ट आता है उसको इसको डिटेक्ट करती है। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इनसाइड द ट्रांसफार्मर इटसेल्फ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टेपिंग एंड ट्रांसफार्मर यूजुअली प्रोवाइडेड फॉर। अभी मैंने ये पिछले एमसीक्यूज में आपको ये बताया कि ट्रांसफार्मर के अंदर टेपिंग क्यों की जाती है, फॉर द एडजस्टमेंट इन सेकेंडरी वोल्टेज। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो राइट आंसर बनता है एडजस्टमेंट इन सेकेंडरी वोल्टेज। बाज़ औक़ात हमें आउटपुट के ऊपर सपोज करते हैं कि हमारे पास आउटपुट के ऊपर 440 वोल्ट ट्रांसफार्मर के आ रहे हैं, हमें चाहिए कि 400 वोल्ट अगर चाहिए तो उसके लिए अगर हमें 400 वोल्ट चाहिए हो तो हम ट्रांसफार्मर की टेपिंग जो है उनको उसको रीएडजस्ट करके 400 वोल्ट पे ले आते हैं। 440 से 400 वोल्ट पे हम ले आते हैं। तो ये बेसिकली जो टेपिंग होती है ये हाई वोल्टेज साइड पे प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर विच टाइप ऑफ कोर। तो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें किस किस्म कोर किस चीज़ से बना होता है, किस मटेरियल से? तो ये बेसिकली जो हाई कोर फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें द कोर की जो फेरेट टाइप ऑफ द कोर यूज होते हैं, जो फेरेट कोर आर यूज्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन जो है, द बक रिले इज जनरली नॉट प्रोवाइडिंग ट्रांसफार्मर। द इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिन द बक रिले
इससे कम रेटिंग पे के बग खोज रही है उन ट्रांसफार्मर पे यूज़ नहीं की जाती। जो 500 kVA से जो कम ट्रांसफार्मर है उनके अंदर हम बग के जरूर नहीं यूज़ करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देर आर द रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज एक्सप्रेस। ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है हम इसको किस चीज़ के अंदर एक्सप्रेस करते हैं? KVA, KWA, KVAR, KW। जो बेसिकली जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है हम KVA के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। इस क्वेश्चन को जो हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन ए। जो बेसिक इसके साथ में आपको ये भी बताया चलूँ, जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो ट्रांसफार्मर की KVA के अंदर रिप्रेजेंट करती है, और जनरेटर की जो रेटिंग होती है उसे भी KVA के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसकी रेटिंग होती है किलोवाट के अंदर रिप्रेजेंट की जाती है। इसके अलावा आपको ये बता रहा चलूँ, जो पावर फैक्टर होता है ट्रांसफार्मर के पावर फैक्टर को जब इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, उन कैपेसिटर बैंक की जो रेटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, तो उनको उनके कैपेसिटर बैंक की जो रेटिंग होती है वो के वी आर से रिप्रेजेंट की जाती है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो हमें पूछा गया कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में स्पेसिफाई करें, तो KVA के अंदर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। काइंडली अगर आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे नए आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ट्रांसफार्मर वर्क करता है, उसमें कौन कौन से उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। थैंक यू सो मच।